हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक रिवेन्यू यानी कि सार्वजनिक आय का वर्गीकरण। सुनिए इसमें सरकार विभिन्न प्रकार के स्रोतों से आय प्राप्त करती है जिसका प्रभाव पृथक पृथक होता है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले आय का समाज पर समान प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उनका सही ढंग से वर्गीकरण करना आवश्यक है। वर्गीकरण का लाभ यह होता है कि यह सरकारी आय के विभिन्न स्रोतों की विशेषताओं के संबंध में गंभीर चिंतन की प्रेरणा देता है और अनेक उत्पन्न भ्रमों का निराकरण करता है। विभिन्न लेखकों ने सार्वजनिक आय का भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया है। इसका विवरण निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट है प्रोफेसर सेलिगमैन का वर्गीकरण यानी कि सेलिगमैन्स क्लासिफिकेशन। इसमें सेलिगमैन ने सार्वजनिक आय को 3 भागों में बांटा है। नंबर ए ग्रेटिट्यूड्स रिवेन्यू यानी कि निःशुल्क। इसके अंतर्गत वह सभी आय सम्मिलित हैं जो राज्य को उपहार के रूप में भेंट की जाती हैं। इनको प्राप्त करने के लिए सरकार को किसी प्रकार का श्रम नहीं करना पड़ता। ऐसी देन आजकल प्रायः कम देखने में आती है। नंबर बी है कॉन्ट्रैक्चुअल रिवेन्यू यानी कि अनुबंधनीय आय। भूमि, खानों, राजकीय उद्योगों आदि में सरकार को जो आय प्राप्त होती है वह श्रेणी के अंतर्गत आती है। प्रोफेसर सेलिगमैन उसे कीमत यानी कि प्राइस के नाम से संबोधित करते हैं। नंबर सी है कंपल्सरी रिवेन्यू अनिवार्य आय। यह निम्न 3 प्रकार से होती हैं। फर्स्ट है इसमें सार्वजनिक संपत्तियों से जैसे जंगल, भूमि आदि। सेकंड है कर अधिकार पैनल पावर से जैसे अर्थदंड या जुर्माना आदि। थर्ड कर अधिकार यानी कि टैक्सिंग पावर से जैसे कर, शुल्क, विशेष निर्धारण आदि। इसके दोष हैं। फर्स्ट है अवैज्ञानिक। सार्वजनिक आय का वह वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार पर आधारित नहीं है। सेकंड है अस्पष्ट। यह वर्गीकरण स्पष्ट भी नहीं है। अब नंबर सेकंड आता है वेस्टेबल्स क्लासिफिकेशन यानी कि प्रोफेसर वेस्टेबल का वर्गीकरण। इन्होंने सार्वजनिक आय को 2 भागों में बांटा है। नंबर आ है वह आय जो राज्य को बड़े प्रमंडल यानी कॉरपोरेशन होने के कारण प्राप्त होती है। नंबर बा है वह आगम जो राज्य अपनी सत्ता के कारण समाज की आय में से लेता है। इसमें से पहली प्रकार की आय में वह सब आय सम्मिलित हैं जो कि सरकार एक प्रकार से मूल्यों के रूप में प्राप्त करती हैं तथा दूसरी प्रकार की आय के अंतर्गत मुख्यतः करों से होने वाली आय सम्मिलित है। इसके दोष हैं। फर्स्ट है संकीर्ण। उस वर्गीकरण को सीमित एवं संकीर्ण बताया गया है जिससे वर्गीकरण को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। सेकंड है अवैज्ञानिक। इसमें आय के वर्गीकरण को वैज्ञानिक मान्यता प्रदान न करने के कारण इसे अवैज्ञानिक माना जा गया है। अब आता है नंबर 3 एडम स्मिथ्स क्लासिफिकेशन यानी कि प्रोफेसर एडम स्मिथ का वर्गीकरण। इन्होंने सार्वजनिक आय को 2 भागों में बांटा है। राजकीय संपत्ति यानी कि इसमें उस समस्त आय को सम्मिलित करते हैं जो कि राजकीय संपत्ति से प्राप्त होती है जैसे भूमि व जंगल आदि से आय। सेकंड है नागरिकों से प्राप्त आय। इसमें कर, फीस आदि के रूप में प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित किया जाता है। दोष नंबर फर्स्ट है इसके अधूरा वर्गीकरण। केवल कर ही नहीं आते बल्कि अन्य स्रोत भी हैं जिनको उनमें सम्मिलित नहीं किया गया है, अतः यह वर्गीकरण अधूरा है। नंबर सेकंड अपर्याप्त। सार्वजनिक आय का यह वर्गीकरण पर्याप्त नहीं माना जाता। इसके कारण इस वर्गीकरण पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।
नंबर 3 है स्वरूप में अंतर। व्यापारिक आय एवं प्रशासनिक आय के स्वरूप में अंतर पाया जाता है। वस्तुतः ये दोनों आय के स्रोतों को पृथक पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए था, जबकि एडम्स के वर्गीकरण में इस बात का सर्वथा अभाव पाया जाता है। 4 है विस्तीर्ण प्रत्यक्ष आय, यानी कि इसमें व्यापारिक कार्यों की आय को प्रशासनिक कार्यों की आय में सम्मिलित करके प्रत्यक्ष को विस्तीर्ण रूप से में प्रदर्शित किया है। अब आता है नंबर 4 डाल्टन्स क्लासिफिकेशन। डॉक्टर डाल्टन का वर्गीकरण। सामाजिक आय के स्रोतों का वर्णन करते हुए डाल्टन ने निम्न वर्गों में सार्वजनिक आय को विभाजित किया है। फर्स्ट है इसमें कर, सेकंड उपहार तथा क्षतिपूर्ति, थर्ड बलात् ऋण, फोर्थ न्यायालयों द्वारा आर्थिक दंड, फिफ्थ सार्वजनिक संपत्ति जैसे खेतों मकानों आदि से प्राप्त आय, राजकीय उद्योगों से प्राप्त आय, फीस तथा अन्य भुगतान, स्वेच्छा से दिए गए सार्वजनिक ऋण, ऐसे उपकरणों से आय जिन्हें सरकार अपनी एकाधिकारों की शक्ति का प्रयोग करके कीमत को स्पर्धा स्तर से ऊंचा रखती है, जैसे अफीम और नमक का उत्पादन तथा बिक्री आदि। विशेष निर्धारणों स्पेशल असेसमेंट से होने वाली आय, छापे खाने के उपयोग से लाभ तथा स्वेच्छा को दिया गया उपहार। नंबर 5 आता है J.K. मेहताज क्लासिफिकेशन। प्रोफेसर J.K. मेहता का वर्गीकरण। सार्वजनिक आय को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। नंबर आ कर, नंबर बा फीस, नंबर सब महसूल और नंबर द पंचमेल आय जैसे जुर्माना, उपहार, विशेष कर आदि। इसमें फर्स्ट है अस्पष्ट वर्गीकरण। वर्गीकरण का यह आधार स्पष्ट न होने से उसे उचित नहीं माना जाता। सेकंड है दोषपूर्ण वर्गीकरण। दोषपूर्ण तथा वर्तमान व्यवस्था में यह लागू नहीं होता। फिर नंबर 6 आता है लुट्ज क्लासिफिकेशन। लुट्ज का वर्गीकरण। लुट्ज ने सार्वजनिक आय को निम्नलिखित 6 भागों में विभाजित किया है। नंबर आ व्यापारिक आय, नंबर बा प्रशासनात्मक तथा विविध आय, नंबर सा करारोपण, नंबर द सार्वजनिक ऋण, नंबर या आर्थिक सहायता व अनुदान, नंबर रा बही खाता या हस्तांतरण। इसके दोष हैं ऋणों को सम्मिलित करना। सार्वजनिक आय इसमें ऋणों को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि उन पर ब्याज एवं मूल राशि दोनों ही वापस करनी आती हैं। अब नंबर 7 है टेलर्स क्लासिफिकेशन। टेलर का वर्गीकरण। इन्होंने सार्वजनिक आय के साधनों को 4 भागों में बांटा है जो निम्नलिखित हैं। नंबर आ अनुदान तथा उपहार, जैसे केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों अथवा राज्य सरकार स्थानीय सत्ताओं को विभिन्न कार्यों के लिए अनुदान देती हैं। नंबर व प्रशासनात्मक आय, यानी कि जैसे शुल्क, लाइसेंस, जुर्माना तथा वह आय जो राज्य को किसी व्यक्ति के बिना उत्तराधिकारी छोड़े हुए मर जाने पर उसकी संपत्ति से प्राप्त होती है। नंबर सी है व्यावहारिक आय। व्यावहारिक आय जैसे पोस्टेज, टोल टैक्स आदि। और दोष अनिश्चित आधार। सार्वजनिक आय का आधार अनिश्चित है, उसे निश्चित आधार पर विभाजित नहीं किया गया है। सेकंड है अनुचित वर्गीकरण। आय को विभाजित करने का आधार भी उचित नहीं है। अब नंबर 8 आता है रिजर्व बैंक क्लासिफिकेशन। रिजर्व बैंक का वर्गीकरण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक आय का निम्न वर्गीकरण किया है। फर्स्ट है इसमें कर संबंधी आय। इसके अंतर्गत उपहार तथा क्षतिपूर्ति की राशि, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य आदि, प्रत्यक्ष कर की आय जैसे आयकर, मूल्य कर एवं संपत्ति कर, अनुदान से प्राप्ति आदि। सेकंड है गैर कर संबंधी आय। इसमें सरकार द्वारा चलाए गए उद्योगों की आय को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 9 है इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, यानी कि आर्थिक वर्गीकरण।
सुनिए इसमें। इस वर्गीकरण के अनुसार सरकार की संपूर्ण आय को राजस्व खाते और पूंजीगत खाते की प्राप्तियों में विभाजित किया जा सकता है। राजस्व खाते में करों से होने वाली आय को सम्मिलित किया जाता है तथा पूंजीगत खाते में बाजार ऋणों, विदेशी सहायता, ऋण वापसी से होने वाली आय तथा अन्य प्राप्तियों जैसे डाक व तार तथा रेलवे आदि सरकारी उद्यमों से प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित किया जाता है। विश्व के अधिकांश उन्नतिशील देशों में इसी वर्गीकरण को अपनाया गया है ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर सरकार के बजट संबंधी क्रियाओं के प्रभावों का अध्ययन किया जा सके। भारत में सर्वप्रथम 1957 से 58 में बजट की मदों का आर्थिक वर्गीकरण किया गया था। इस वर्गीकरण में विभिन्न वर्गों के परस्पर टकराव का दोष नहीं पाया जाता और यह वर्गीकरण इस संबंध में आश्वस्त रहता है कि धन संसद द्वारा स्वीकृत मात्रा तथा विधि से ही खर्च किया जा रहा है। परंतु बावजूद इस वर्गीकरण में दोष यह है कि इसमें बजट की विभिन्न मदों तथा योजनाओं की विकास मदों के बीच अनुरूपता का अभाव रहता है। कारण यह है कि बजट में व्यय की मदें नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती है, जबकि विकास की मदें योजना आयोग प्लानिंग कमीशन द्वारा निर्धारित की जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।